नमस्कार दोस्तों और आईएएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंचवर्षीय योजनाएं एक एवरग्रीन टॉपिक है और इस पर हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। कई बार कुछ कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में रहते हैं जिसकी वजह से उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पूरी क्लास को अटेंड करते हैं तो फिर कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रहेगा। सारा टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन और थियरी दो पार्ट में विभाजित किया गया है। पहले पार्ट में हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक बात और भी, क्योंकि यह एक संपूर्ण टॉपिक है तो इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने आए उनको आप लिख सकें और बाद में उनका रिवीजन भी आप कर सकें। चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस लगातार अपलोड होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सी योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। ये चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। कुछ प्रश्न और भी होते हैं, लाइक एज पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका समय रहा 1956 से लेकर 1961 तक। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कितनी बार अवकाश लिए गए हैं, तो 3 बार लिए गए थे। तो उसी में से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक। यह योजना अवकाश क्यों लिया गया, इसके बारे में हम आगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ प्रश्न और भी, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, तब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। रोलिंग प्लान किस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था या लागू किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी। रोलिंग प्लान लाया गया था 1978 से 80 तक के लिए। देखिए, एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इसे पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को ही अपडेट किया जाता है। टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1975 में स्टार्ट हुआ था, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसका समय काल था 1974 से लेकर 1978 तक। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय रहा था 1992 से लेकर 1997 तक। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के पंचवर्षीय योजनाएं जो चली 1951 से लेकर 2017 तक, तो बीच में 3 योजना अवकाश रहे। पहली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 1966, 67, 68 और 69 के बीच में रहा। जो दूसरा योजना अवकाश रहा वो 1979 और 80 में रहा और तीसरा योजना अवकाश 1990 से लेकर 92 के बीच में रहा था। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल पंचवर्षीय योजनाओं में माना जाता है। 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक ये समय काल रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है जिसका समय रहता है 2012 से लेकर 2017 तक और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत में आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं का क्या इतिहास रहा और सभी पंचवर्षीय योजनाओं के कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनके बारे में आपको हर हालत में पता होना ही चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भारत में आर्थिक नियोजन के कार्यक्रम नहीं चलाए गए। अगर हम बात करें भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास के बारे में, तो देखो फ्रेंड्स, एक योजना है विश्वेश्वरैया योजना और यह योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो यह योजना शुरू की गई 1934 में। तो एक किताब लिखी गई थी, किताब का नाम था भारत में आर्थिक नियोजन और इस किताब में जो मूलभूत रूप से बात कही गई वो ये था कि अगले 10 वर्षों में राष्ट्र की आय को दोगुनी करने का मसौदा इस किताब के माध्यम से रखा गया था।
इसमें यह कहा गया कि आर्थिक विकास के लिए हमें परंपरागत कृषि का जो मॉडल है उसको छोड़कर उद्योग पर आधारित होना पड़ेगा और इसके लिए लोकतांत्रिक पूंजीवाद का समर्थन किया गया। यानी कि जो यूएसए का मॉडल था उसके बारे में भारत में अप्लीकेबल करने की बात यहाँ पर कही गई। उसके बाद जो अगली योजना आई थी एनपीसी यानी कि राष्ट्रीय योजना आयोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1938 में। देखो ये योजना आयोग नहीं है, यह राष्ट्रीय योजना आयोग है, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे योजना बनी। अब यहाँ पर 1944 को अगर आप देखेंगे तो 1944 में आर्थिक विकास के लिए कई सारी योजनाएं आई थी, जैसे कि बॉम्बे योजना बनी, उसके बाद पीपल प्लान बना, फिर गांधी योजना, जी हाँ वही वर्धा योजना जो थी। इसके बाद 1950 में सर्वोदय योजना बनी। देन आफ्टर योजना आयोग का गठन होता है कब? 1950 में। और इसके बाद एनडीसी का गठन होता है कब? 1952 में। तो यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी वो 1951 में आई थी। कब आई थी? 1951 में। तो एक बार हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम हर पंचवर्षीय योजना का जो डिटेल्स है उसको चेक करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट होती है 1951 में और चलती है 1956 तक, ठीक है। और ये योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें तो 1956 से लेकर 61 तक 5 सालों तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का अस्तित्व रहा और यह योजना महालनोबिस मॉडल के आधार पर चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1966 तक रही, यस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से लेकर 1966 तक रही। इसके बाद 1966, 67, 68 और 69 तक योजनाओं का अवकाश रहा। तो ये जो 4 योजनाएं आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी और चौथी योजना, इसमें से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें भी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, या महालनोबिस मॉडल पर आधारित, या यस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, या गाडगिल योजना पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो ये योजनाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो 5th 5 ईयर प्लान था ये सिर्फ 4 साल चला था, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि सरकार जो थी वो बदल गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी और उन्होंने इस योजना को 4 सालों में ही, जो कि स्टार्ट हुई थी 1974 से लेकर और 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1978 से लेकर 80 तक अनवरत योजना चलाई गई, यानी कि इसमें 2 योजनाएं चलाई गई थी जो कि वार्षिक योजना के रूप में आधारित, मतलब क्या हुआ था कि जैसे कि एक साल की 2 योजनाएं यहाँ पर चलाई गई। इसके बाद 1980 से लेकर 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना रही। तब तक इंदिरा गांधी की वापसी हो चुकी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। आपको याद होगा कि 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? राजीव गांधी थे। फिर आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना और यह योजना चलाई गई 1992 से लेकर 1997 तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। तो फिर 8वीं और 7वीं के बीच में ये जो 2 साल का गैप रहा वो क्यों रहा? आप जानते हैं कि 1991 में श्री राजीव गांधी जी की, जो कि हमारे एक्स पीएम थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और वो 1991 में श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी भाषण को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक भयानक बम विस्फोट में उनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद 2 सालों तक केंद्र में बड़ा ही अस्थिर राजनीतिक माहौल रहता है, जिसकी वजह से 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक योजनाएं चली थी। उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 1997 से और ये कब तक चलती है? 2002 तक, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं रही 2007 से लेकर 2012 तक। और इसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रही वो 2012 से लेकर
2017 तक रही और 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब आइए डिटेल में चेक करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं के अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का कार्य कौन करता था? तो इसे जो है योजना आयोग करता था, ये याद रखना आप लोग, ठीक। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हो गया, यानी कि योजना आयोग की जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने ले ली। तो योजना आयोग की स्थापना मैंने आपको बताया था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम बात करें वर्तमान में नीति आयोग के बारे में, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन के बेरी और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है, ठीक। तो बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसका समय कब से कब तक रहा? 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का अस्तित्व रहा। कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 तक। इसे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित योजना कहा जाता है। हैरोल्ड डोमर मॉडल अगर बात कोई करे तो आपको याद आना चाहिए कि यह पहली पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का जो मसौदा था उसे संसद में प्रस्तुत किया था। यहाँ पर क्योंकि देखो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी और उस समय भारत में कृषि ही सबसे प्रमुख जो जरिया था आर्थिक विकास के लिए, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो विकास है उस पर ज़्यादातर फोकस किया गया। लक्षित वृद्धि दर ये प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया कि 2.1% होना चाहिए, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ था? 3.6%, यानी कि यह योजना जो थी वो उम्मीद से ज़्यादा सफल रही। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 1952 में। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1952 में तब पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना, सिंचाई परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना और इसी के साथ दामोदर नदी घाटी परियोजना की भी शुरुआत हुई। तो ध्यान दीजिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट होती है पहली पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद 1956 से लेकर 1961 तक। इसे जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना कहा जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। प्राथमिकता किसको दी गई? भारी उद्योग और खनिज उद्योग को। तो यहाँ पर यह प्रयास किया गया कि कृषि से ऊपर उठकर जो भारी उद्योग हैं वो लगाए जाएं ताकि हम तेजी से अपनी आर्थिक विकास दर को हासिल कर सकें। देखो यहाँ पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। लाइक एज दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये 3 जगहों पर दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तो राउरकेला स्टील प्लांट, इसकी स्थापना होती है 1959 में। यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। और देखो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से, ये याद रखना आप। इसके बाद बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है 1959 में ही। ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में और इसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया। इसके बाद आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट, स्थापना होती है 1962 में, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना में यूके से हमें काफ़ी सहयोग मिला था। और देखो यहाँ पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो विकास दर का लक्ष्य था वो था 4.5%। प्राप्त कितना होता है? 4.27%। तो इसे आप फेल कहेंगे या पास कहेंगे? मेरे हिसाब से तो यह सफल योजना थी क्योंकि हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा यहाँ पर चूके थे। अब यहाँ पर देखो याद रखना कि बोकारो स्टील प्लांट जो कि स्थित है झारखंड में, तो ये 1964 में स्थापित हुआ था, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसमें सहयोग किसका मिला था? रूस का सहयोग मिला था। तो याद रखना, देखो यहाँ पर 3
जैसे कि आपको पता चल गया राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो यह योजना 1961 से लेकर 66 तक चलाई गई और इस योजना को यश चक्रवर्ती मॉडल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यश चक्रवर्ती मॉडल। इसमें प्राथमिकता किसको मिली? पुनः हम अपनी खेती बाड़ी पर वापस लौट आए। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी कृषि पर फोकस थी, दूसरी भारी उद्योग और खनिज पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना पुनः जो है कृषि पर आधारित हो गई। इसमें जो लक्षित वृद्धि दर था वो था 5.6% का, यानी कि पहली और दूसरी से कहीं ज़्यादा, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 2.4%। वाई? क्योंकि ये जो समय था ये बड़ा ही विषम समय था। 1961 से लेकर 1966 तक भारत में समझ लीजिए आपदाओं का दौर था। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, और उसी दौरान 65 से 66 तक का सूखा भी पड़ा। तो इसकी वजह से इसकी जो प्राप्ति होती है 2.4% की होती है। तो फिलहाल इस योजना को भी मैं सफल ही मानूंगा, क्योंकि इतनी विपदाओं के बावजूद अगर हम पॉजिटिव हैं तो अच्छा ही है। आगे बढ़ते हैं और देखो 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि भारत चीन युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, फिर अकाल पड़ता है। तो भैया इतनी आपदाओं के बावजूद कुछ समय सांस लेने के लिए यहाँ पर योजनाओं को रोक दिया गया, योजनाओं को विराम दिया गया। इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट होती है 1969 से और ये चलती कब तक? 1974 तक। प्रधानमंत्री बन चुकी थी इंदिरा गांधी और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 1969 में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय 5वें वित्त आयोग ने DR गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन करते हुए 3 राज्यों को विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया था। ये राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो ये जो 3 राज्य थे असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इनको विशेष राज्य श्रेणी में क्यों रखा गया? इसका आधार ये बनाया गया कि ये जो तीनों राज्य हैं इनमें एक तो आर्थिक पिछड़ापन है, दूसरी बात इनकी दुरूह भौगोलिक स्थिति है, तीसरी बात वहाँ पर व्याप्त सामाजिक समस्याएं, जिसकी वजह से DR गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन करते हुए असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दे दिया गया। और दूसरी बात कि 1969 में ही 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया गया था। इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 5.6% थी। वास्तविक प्राप्ति कितनी होती है? 3.6% की होती है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली और यह योजना केवल 4 साल चली थी। रोजगार बढ़ाने, गरीबी घटाने पर जोर दिया गया और 1974 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को भी लागू किया गया था और 1977-78 में काम के बदले अनाज अंत्योदय योजना को भी स्टार्ट किया गया। तो उस समय जो नए PM बने थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इस योजना को 4 साल में ही ख़त्म कर दिया था और इस योजना के लिए जो लक्षित विकास दर था वो था 4.4%। प्राप्ति होती है कितनी? 4.8% की। ठीक। इसके बाद देखो अनवरत योजना चलाई गई या द्वितीय योजना अवकाश भी आप इसे कह सकते हैं। 1977 देखो यहाँ पर 1978 में यह योजना समाप्त कर दी गई। इसके बाद 1978 से लेकर 80 तक यह अनवरत योजना या द्वितीय योजना अवकाश के नाम से यह समय जाना जाता है। देन आफ्टर जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में जब इंदिरा गांधी की फिर से वापसी होती है इमरजेंसी के बाद चुनाव में, तो इसके बाद कांग्रेस के द्वारा जो 6ठी पंचवर्षीय योजना का एक प्रारूप दिया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उसको खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना ये स्टार्ट होती है 1980-85 में। तो इसका समय रहता है 1980 से लेकर 1985 तक। उद्देश्य रहता है गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। 12 जुलाई 1982 ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन नाबार्ड की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में मुंबई में है और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो लक्षित विकास दर था वो 5.2% था। वास्तविक प्राप्ति होती है 5.7%। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सातवीं पंचवर्षीय योजना यह 1985 से लेकर 1990 तक रही। प्रधानमंत्री तत्कालीन थे राजीव गांधी। उद्देश्य था उत्पादकता, रोजगार, समता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। तकनीकी विकास का आधार भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो है तैयार किया गया था। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ही भारत में कंप्यूटर लेकर आए थे, तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये शुरुआत की गई थी। लक्षित वृद्धि दर था 5%, प्राप्ति थी 6%, मतलब 6.1%। तो यह योजना पूर्णतया सफल मानी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1991 में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना ये लागू होती है 1992 में। 1992 से लेकर 1997 तक इसका समय रहा। उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण मानव विकास। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना था और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था वो था 5.6%। प्राप्ति होती है कितनी? 6.8% की। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका समय रहा 1997 से लेकर 2002 तक। प्राथमिकता रही सामाजिक न्याय और समानता को। लक्ष्य था 7.1% का। प्राप्ति होती है 6.8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय रहा 2002 से लेकर 2007 तक। उद्देश्य क्या था? गरीबी व बेरोजगारी की समाप्ति, गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। लक्ष्य था 8.1% और प्राप्ति होती है 7.6% की। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। लक्ष्य रहा तीव्रता व समावेशी विकास। शिक्षा पर जोर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इसी दौरान 2009 में RT एक्ट पेश किया गया जो कि लागू हुआ था 2010 से। RT एक्ट क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, ये RT एक्ट के अंतर्गत 2010 से लागू है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था विकास दर का वो था 9%। प्राप्ति होती है 8% की। इसके बाद फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली 2012 से लेकर 2017 तक। प्राथमिकता वही थी जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की थी, लेकिन इसके अंतर्गत योजना के अंत तक प्रजनन दर को 2.1% तक लाने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया। तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं और यही वो पॉइंट हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार आप इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम आपको शीघ्र ही एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो दे सकें। अगर आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें अमुक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम उसी टॉपिक पर आपको अगला वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।